भाई हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। जरा बताएं भाई, आप कह रहे हैं नो साउंड। आ रही है साउंड फिलहाल? जल्दी बताओ भाई। साउंड ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार सभी लोग मैसेज कर दें भाई। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो बताएं भाई एक बार। यस क्लियर है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। सभी लोग कह रहे हैं क्लियर है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जब क्लियर है ऑडियो वीडियो सब कुछ तो ठीक है भाई। तो कल हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी का पहला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने प्रस्तावना पढ़ी और साथ ही साथ क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय। ठीक है, तो आज की क्लास में हम भाई भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू करेंगे, जो कि आप जानते ही हैं कि टीजीटी आर्ट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका टीजीटी आर्ट्स कमीशन का। और हर साल ये मान के चलो, जब से कॉमर्स वाले मर्ज हुए हैं ना आर्ट्स वालों के साथ, तब से ये सेक्शन जो है ना, मिनिमम भी 25 क्वेश्चंस हर साल एग्जामिनेशन में आए, हर साल 25 क्वेश्चन। ठीक है, और अगर सोर्स की बात करें, इंडियन इकोनॉमी आपने पढ़नी कहां से, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है आपने भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी का जो आपका सोर्स है पढ़ाई का, वो है रमेश सिंह। ठीक है, ये किताब आप लोग खरीद सकते हैं, रमेश सिंह। ठीक है ना, तो रमेश सिंह इस राइटर की किताब आप लोग खरीद सकते हैं। अगला आप लोग इंडियन इकोनॉमी के लिए पढ़ना चाहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, इसमें सिर्फ अर्थव्यवस्था मिलेगी, बिजनेस और अकाउंट वाला सेक्शन नहीं मिलेगा यार। ठीक है ना, ये सेक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ अर्थव्यवस्था मिलेगी। लेकिन अर्थव्यवस्था इस लेवल की मिलेगी, आपका एचएस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार किताब है, बहुत अच्छी लिखी गई है रमेश सिंह जी द्वारा। ठीक है, और इसका सबसे लेटेस्ट एडिशन चल रहा है, 7th एडिशन है आई थिंक, जो इस समय मार्केट में सबसे लेटेस्ट है। तो अगर आप परचेज करेंगे तो वही कीजिएगा। ठीक है, वरना तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट एडिशन में आपको सबसे ज्यादा क्या होगी, सबसे अच्छी, सबसे रिसेंटली नॉलेज होगी। ठीक है ना, ये किताब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए आ जाइए, आज अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं हमने, इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए आ जाइए, शुरुआत करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो भाई भारतीय अर्थव्यवस्था देखो, हमने दो चीजें, इकोनॉमी में दो चीजें होती है, दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है। एक तो होती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, अब क्योंकि ज्यादातर सवाल आपके कहां से आते हैं, तो भैया मैक्रो से ज्यादातर सवाल आते हैं, और माइक्रो से भी कभी कभार एक सवाल आता है, तो एक आधा सवाल ही पूछा जाता है माइक्रो वाले सेक्शन से। लेकिन हम यहाँ पे मैक्रो में भी डील करेंगे और माइक्रो में भी डील करेंगे, दोनों ही तरह की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए जनरल जो टॉपिक्स होते हैं, बैंकिंग का हो गया, बजट का हो गया, टैक्सेस का हो गया, ठीक है ना, वो सारे यही डील होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना, मेन मेन जो टॉपिक है आपके, टाइप्स ऑफ मार्केट है, आरबीआई है, ठीक है ना, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ठीक है, तो वो सारे यही पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना, साथ ही साथ इलास्टिसिटी, डिमांड, शिफ्ट, मूवमेंट, इन सारी चीजों में क्या फर्क है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब सबसे पहली चीज, आप सभी लोग जानते हैं भाई, फादर ऑफ इकोनॉमी, फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के जनक, अर्थव्यवस्था के जनक। तो अर्थव्यवस्था के जनक माना गया है भैया प्रोफेसर एडम स्मिथ साहब को। ठीक है ना, एडम स्मिथ साहब को अर्थव्यवस्था का जनक क्या किया गया, कंसीडर किया गया। फादर ऑफ इकोनॉमी इज एडम स्मिथ। ठीक है, तो एडम स्मिथ साहब को क्या बताया गया, अर्थव्यवस्था के जनक। ठीक है, चलिए आपको एक बार मैं टॉपिक्स बता देता हूं, आपको क्या क्या पढ़ना है अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है आज मैं आपको बता देता हूं, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद पहला ही टॉपिक उठाएंगे आज, पहला ही टॉपिक
उठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। इकोनॉमी का एक विस्तार लेंगे, ओवरव्यू लेंगे, एक विस्तार लेंगे, मतलब ऊपर ऊपर से समझेंगे आज, फिर कल से गहराई में भी जाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आपको बैंकिंग हिस्ट्री, तो बैंकों का इतिहास, बैंकिंग हिस्ट्री एंड आरबीआई, और साथ ही साथ मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है ना, मॉनिटरी पॉलिसी जिसे आप कहते हैं मौद्रिक नीति, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है तीसरे नंबर पर, वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, बाजारों के प्रकार कहा जाता है इसे, बाजार के प्रकार, जिसमें आपको कैपिटल और मनी दो तरह की मार्केट पढ़नी है, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार, पूंजी और मुद्रा बाजार, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मार्केट। चौथा टॉपिक आपने पढ़ना है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, तो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ेंगे आप नेक्स्ट। इसके अलावा जो आपको अगला टॉपिक पढ़ना है पांचवें नंबर का, वो आपको पढ़ना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये क्या पढ़ना है आपको, अंतरराष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट आपको टॉपिक जो करना है तैयार, वो कौन सा करना है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ने हैं बजट एंड टैक्सेशन, बजट एंड टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, तो भारत की बजट और कर प्रणाली के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की जनगणना, ठीक है ना, 2011 की सेंसस पढ़नी है, जनगणना पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़नी है वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स जिसको आप कहते हैं कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है ना। इसके अलावा 9th नंबर पे आपको पढ़ना है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ना है एग्रीकल्चर, 10वां टॉपिक, एग्रीकल्चर कृषि, अनएम्प्लॉयमेंट जिसे आप कहते हैं बेरोजगारी, ठीक है, और पावर्टी जिसे कहा जाता है गरीबी, ठीक है, 10वें नंबर का टॉपिक। इसके अलावा आपने पढ़ना है मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर ये होती है ना मोनोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है। और 12वां टॉपिक आपने पढ़ना है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये आपको इकोनॉमिक में टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, 12 टॉपिक हुए हैं कुल, और भी कुछ अगर बचा होगा तो मैं आपको बता दूं। इसी में फिर आगे बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं आपके, डिमांड एंड सप्लाई में भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे शिफ्ट आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा, बहुत अलग अलग डिटेल में, मतलब मेनली जो टॉपिक्स है आपको ये टॉपिक कवर करते हैं, 12 टॉपिक्स, ठीक है ना, 12 टॉपिक मिनिमम इकोनॉमी में कवर करने हैं। तो आज हम सबसे पहला ही टॉपिक लेंगे, कौन सा, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे की, ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं। भाई क्या बात है, 18 लोगों की क्लास है और मात्र 6 लोग आए हैं अभी लाइव, सभी सभी लोग नहीं जुड़े हैं। चलिए भाई यहां तक, तो आज टॉपिक पढ़ेंगे ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं आज, सबसे पहला टॉपिक भारत की अर्थव्यवस्था। तो याद रखिएगा इंडियन इकोनॉमी थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, तो इंडियन इकोनॉमी इज थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो भारतीय अर्थव्यवस्था
तो भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, मतलब सबसे तेजी से बढ़ने के मामले में कौन से नंबर है, विश्व में तीसरे नंबर पे है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती है। ठीक है ना, कहां पर, विश्व में। ठीक है ना, तो इंडियन इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व की तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई क्या है, अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था। आप पूछेंगे सर सबसे तेजी से बढ़ती हुई किस देश की है, तो सबसे पहले नंबर पे है आपका चाइना। ठीक है, दूसरे नंबर पर है आपका यूएसए और तीसरे नंबर पर है आपका इंडिया। ठीक है ना, तो चाइना, यूएसए और इंडिया। तीस, एक मिनट भाई जरा मैं पानी पीकर आया। ठीक है, पानी पीकर एक मिनट, ये तो बाहर ये आ गया, सॉरी करना पड़ा। चलिए भाई, ठीक है, तो पहले नंबर पर सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है किसकी, चाइना की, दूसरे नंबर पे यूएसए की और तीसरे नंबर पे है हमारा भारत। ठीक है ना, ठीक है ना, तो तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। अब देखिए दिक्कत क्या है, अब भारत की अगर मैं जीडीपी की बात करूं, जीडीपी, जीडीपी, देखो जीडीपी क्या है बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। तो भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत की जो जीडीपी है वो कितनी है, वर्तमान में कितनी है, मैं आपको बता दूं, भारत की वर्तमान में जीडीपी है 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है ना, ये भारत की जीडीपी है, 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और भारत की आबादी कितनी है, तो भारत की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की आबादी है 121 करोड़। कितनी है, 121 करोड़। वो भी तब जाकर के बनी है जब एवरेज एक व्यक्ति कहते हैं हफ्ते में कितना वर्किंग करता है, 54 से 55 घंटे और पर वीक, प्रति सप्ताह में काम करता है, तब जाकर के ये जीडीपी बनी। ठीक है ना, 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर। जीडीपी मतलब होता है भैया जो चीजें हमने मैन्युफैक्चर की है ना देश के अंदर, उनकी अगर मार्केट वैल्यू को निकाल दिया जाए तो उसे हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है ना, उनका जो मार्केट बाजार का मूल्य है ना, अगर उसे निकाल दिया जाए ना तो उसे जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है। अब कोई भी मान लो कंपनी है, कोई दवाई बनाने की कंपनी है, तो वो अपना टारगेट देखती है ना, हमने साल में कितना प्रोडक्शन किया, कितने बैचेस बनाए, और उसी से जितने ज्यादा बैच बनेंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी। तो जीडीपी जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा देश, उतनी ज्यादा देश की क्या होगी, कमाई होगी। ठीक है ना, तो जीडीपी ये है। बाकी नेशनल इनकम कराऊंगा ना, राष्ट्रीय, यहाँ देखो एक टॉपिक छूट गया आपका, नेशनल इनकम, जब मैं अभी टॉपिक्स लिखवा रहा था, नेशनल इनकम पे पढ़ाऊंगा आपको जीडीपी बहुत अच्छे से। ठीक है ना, तो भारत की जीडीपी कितनी है, 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर, वो भी 121 करोड़ लोगों ने बनाई है, वो भी 54 से 55 घंटे प्रति सप्ताह काम करने के। ठीक है ना, अब बात करूं अगर जीडीपी ऑफ यूएसए की, ठीक है ना, अगर मैं जीडीपी ऑफ यूएसए, यूएसए की जीडीपी की बात करूं तो कितनी है, तो यूएसए की जीडीपी ध्यान रखिएगा भैया कितनी है, तो 21.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 21.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ये आपकी यूएसए की जीडीपी है। और वो भी मात्र कितनी, 33 करोड़ जनसंख्या ने बनाई है। कितनी जनसंख्या ने,
33 करोड़, वो भी एवरेज हफ्ते में कितनी, 35 से 37 घंटे काम करके प्रति हफ्ता। देखो यूएसए में फेडरल लॉस चलते हैं, बहुत खतरनाक कानून, और वहां पर किसी भी व्यक्ति से, मतलब कहने का मतलब है दिन में 6 घंटे से ज्यादा काम कराना भैया अपराध। तो समझ रहे, 6 घंटे डेली काम करेगा और 6 दिन काम करेगा वीक में, तो कितने हो जाएंगे, 36 घंटे। तो आपको कह तो रहा हूं 35 से 37 घंटे। तो वहां पे आप 8 घंटे की ड्यूटी भी नहीं करा सकते, जैसे इंडिया में मिनिमम 8 घंटे की ड्यूटी है ना, उसके बाद ओवर टाइम तो कितना ही करा लेंगे बंदों से, 2-2 3-3 दिन भी कई बंदे बेचारे लगे ही रहते हैं, ठीक है ना। तो यूएसए में फेडरल लॉस चलते हैं, तो वहां ऐसा नहीं होता, ठीक है। 35 से 37 घंटे प्रति हफ्ता काम करके 33 करोड़ लोगों ने 21.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी बनाई है। और भारत में 54 से 55 घंटे प्रति हफ्ता 121 करोड़ लोगों ने काम किया, तब जाकर के 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर की क्या बनी है, जीडीपी बनी। क्योंकि भैया अब क्या फर्क दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्या फर्क दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पे फर्क देखेंगे तो देखो यहाँ पे वही फर्क है, यहाँ पे वही फर्क है जो क्या होता है, जो भाई साहब गधे और घोड़े में होता है, यहाँ पे वही फर्क, ठीक है। देखो क्या होता है, यूएसए में इंसान को जो काम चाहिए होता है वो उसे मिलता है। देखो भारत में ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, भारत में एम्प्लॉयमेंट तो है, भारत में क्या है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार तो है, लेकिन भारत में प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कैसा है, प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मतलब भारत में तो भैया लोगों का ये हाल है, लोग कहते हैं भैया नौकरी दे दो, काम तो चाहे कुछ भी करा लो, समझ रहे हैं, नौकरी दे दो बस एक बार, काम तो कुछ भी करा लो, सब काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत में एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वहीं यूएसए में लोगों के पास प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयमेंट है, वहां जो इंसान जो काम करना चाहता है वो काम उसे मिलता है। इंडिया में तो भैया हाल ये है कि एक इंजीनियर जो है बैंक क्लर्क का काम करता है, तो समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो थी भैया थोड़ा सा डेटा, अब बात करता हूं जीडीपी के साइज की, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल जीडीपी के साइज की बात करूं, भारत की जीडीपी का साइज कितना है, तो जीडीपी ऑफ इंडिया, चलो इसकी बात, जीडीपी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहां तक तो क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक तो आई होप सभी को क्लियर होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अगली चीज, अब भारत की जीडीपी, भारत की जीडीपी, तो जो भारत की जीडीपी है वो आपने ध्यान रखना है भाई, इसका साइज कितना है, कितनी है भारत की जीडीपी का आकार कितना है, तो आपको पता ही है भैया, अभी अभी बताया 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो कि 5वें नंबर पे है। अब सबसे बड़ी जीडीपी किसकी है, तो पहले नंबर पे है आपका कौन सा देश, यूएसए। कितनी है, अभी अभी बताई गई है, 21.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अच्छा एक चीज और आप पूछेंगे सर ट्रिलियन क्या होता है, तो एक चीज समझाता हूँ भैया, इसे एक के, दो के, तीन के, नौ, नौ तक के, एक से लेकर के नौ तक की संख्याओं के किसी के आगे भी अगर आप 3 जीरो लगा देते हो, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 1000, इसे क्या कहते हैं, 1000। 3 जीरो और लगा देंगे तो इसे क्या कहते हैं, मिलियन, यानी कि 10 लाख। 3 जीरो और लगा देंगे तो इसे कहते हैं बिलियन, यानी कि 100 करोड़, ठीक है ना, 100 करोड़। और 3 जीरो और लगा दूंगा मैं इसके आगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्रिलियन। तो 3 3 6 3 9 3 बार, ठीक है ना। तो किसी भी अक्षर के आगे आप 12 जीरो लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो ट्रिलियन बन जाएगा। 1 ट्रिलियन का मतलब एक के आगे 12 जीरो, 2 ट्रिलियन का मतलब दो के आगे 12 जीरो। और भारत की कितनी है, भारत की है 2, और ये यहाँ पर जीरो की जगह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 2.9, ये हो गया आपकी 2.9 ट्रिलियन, ठीक है ना, ये भारत की जीडीपी है, ठीक है। यूएसए की कितनी है, 21.4, ठीक है ना। यूएसए कितनी है सबसे पहले नंबर पे, 21.4, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का आकार किसका है, तो यूएसए का है, ठीक है ना, यूएसए का है। अगला है चाइना, दूसरे नंबर पे है चीन। चाइना की है 14.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है ना, 14.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तीसरे नंबर पे है भैया जापान, जापान, जापान की है 5.08 ट्रिलियन यूएस डॉलर, तो 5.08 ट्रिलियन यूएस डॉलर।
फिर आता है आपका जर्मनी चौथे नंबर पर, जर्मनी, जिसकी कितनी है 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और पांचवें नंबर पे तो आता है भैया इंडिया, ठीक है ना। इंडिया कितनी है 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है ना। ये भारत की जीडीपी है, ये भारत की जीडीपी है, ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था का तो देखिए तेजी से बढ़ने के मामले में जो भारत था वो कौन से नंबर पे था, वो था तीसरे नंबर पे। लेकिन अर्थव्यवस्था के आकार में कौन से नंबर पे है, तो पांचवी। तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थ तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। पांचवी सबसे बड़ी क्या है, अर्थव्यवस्था। आई होप इतनी बात आप सब लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को समझ आ गई होगी। अब तो मैं डेटा शुरू करता हूँ आपको देना, ठीक है, सब चीजें समझते रहेंगे। तो चलिए भाई, कोई डाउट तो नहीं है किसी का अभी तक फिलहाल। चलिए फिर पढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। डाउट तो किसी का कुछ नहीं है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे की तरफ। अब अगली बात करते हैं। अब ये तो हो गया जीडीपी का बात, आकार का बात, तेजी से बढ़ने के मामले में, साइज के मामले में, आकार के मामले में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा और आगे। अब देखिए, अब बात करते हैं किस चीज की, एग्रीकल्चर की। अगली चीज बात करते हैं एग्रीकल्चर, जिसे आप लोग कहते हैं कृषि। भाई कॉपी पेन लेकर के आप कोशिश कीजिए नोट्स खुद ही बनाए तो अच्छा रहेगा, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा अगर आप खुद कॉपी पेन लेकर के। तो याद रखिएगा भारत में है क्या, देखो याद रखिएगा, भारत की 55% से अधिक जनसंख्या, भारत की 55% से अधिक जनसंख्या कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, ठीक है ना। भारत की 55% से अधिक जनसंख्या जो की है वो किस चीज से संबंधित है, एग्रीकल्चर से। और याद रखिएगा इस 55% की जनसंख्या ने, भारत का इस 55% की जनसंख्या ने, ठीक है ना, भारत की याद रखिएगा कितनी, 45% जमीन पर। तो ये 55% की जनसंख्या भारत की 45% जमीन पर क्या करती है, खेती करती है, ठीक है ना, या एग्रीकल्चर करती है, ठीक है ना। मतलब भारत में 55% की जो कृषि पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है, कृषि जनसंख्या है, वो देश की 45% लैंड एरिया पर भारत के क्या करती है, वो कृषि करती है। और याद रखिएगा भारत की जो भी हमने जीडीपी पढ़ी है ना, जीडीपी में मात्र 17% का योगदान, ठीक है ना। और जीडीपी में कितना योगदान, 17% का योगदान करती है केवल। तो 2.9 ट्रिलियन की जो हमारी जीडीपी है उसमें ये 55% की आबादी, जिसने देश की 45% लैंड ऑक्यूपाई करती है, कर रखी है, मात्र 17% का योगदान देती है किस चीज में, हमारे देश की जीडीपी में। तो इसीलिए कृषि को जो है सबसे डूबता हुआ सेक्टर माना गया है, किस चीज का, अर्थव्यवस्था का सबसे ज्यादा डूबता हुआ सेक्टर। देखिए ऐसा होता है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है, हमारे यहाँ कैसी एग्रीकल्चर होती है, हमारे यहाँ होती है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसे आप कहते हैं जीविका कृषि, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है ना। भारत में कैसी एग्रीकल्चर है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार की कृषि है, तो आप कहेंगे भैया सबसिस्टेंस, मतलब कि जीविका, हिंदी में से कहते हैं जीविका कृषि। देखो अगर मैं बात यूएसए की करूं ना, ये तो इंडिया की बात हो रही है, अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए में होती है वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल, वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है ना। देखिए यूएसए में कैसी एग्रीकल्चर होती है, वाणिज्यिक कृषि, ठीक है ना। मतलब वहां का जो किसान है ना, वहां का यूएसए का जो किसान है भैया, वो
जो कृषि करता है वो सिर्फ जीने के लिए नहीं करता, भारत का तो सबसिस्टेंस करता है, जीविका कृषि करता है, मतलब जीवन जीने के लिए कृषि करता है। लेकिन जो हमारा यूएसए का फार्मर है वो क्या करता है, वो जीने के लिए नहीं करता, वो कमर्शियली मतलब पैसा कमाने के लिए करता है। भाई यूएसए में तो जाएंगे, सिस्टम इतने ज्यादा मैकेनाइज्ड है ना, सिस्टम इतने ज्यादा मैकेनाइज्ड है कि बकायदा हवाई जहाज से तो पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं। और भारत के किसान ने तो मुझे लगता नहीं भैया हवाई जहाज को कभी जो है ना वो जमीन पे भी खड़ा देखा होगा, क्योंकि जमीन पे खड़ा देखने के लिए भैया आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, दिल्ली कलकत्ता कहीं भी। और वहां जाने के लिए भैया आप जानते हैं टिकट बुक करानी पड़ेगी लाखों करोड़ों की, तब जाके हवाई जहाज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भारत के किसान ने तो आसमान में देखा होगा हवाई जहाज, धरती पे बेचारा देखा भी नहीं होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो वहां का किसान यूएसए का इतना ज्यादा मैकेनाइज्ड है कि वहां पर वाणिज्यिक कृषि की जाती है, लेकिन भारत का जो किसान है वो बेचारा बहुत गरीब किसान है, और वो बेचारा कैसी कृषि करता है, जीविका कृषि। इसीलिए जीडीपी में भी मात्र 17% का योगदान आता है। ठीक है ना, जीडीपी में भी कितना योगदान आता है, मात्र और मात्र 17% का। भाई आपको आया हो यहां तक की बात समझ में आ रही होगी, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, यहां तक की बात क्लियर है। ठीक है, और इसीलिए जो भारत का कृषि है, याद रखेगा, भारत का जो किसान है, भारतीय किसान को क्या कहा जाता है, मड फार्म। भारतीय जो किसान है उसे क्या कहा जाता है, मड फार्मर। मड फार्मर का मतलब क्या होता है, फार्मर का मतलब किसान, और मड यानी कि मिट्टी, मिट्टी में लोटपोट होने वाला किसान। और यहीं पे यूएसए की अगर मैं किसान की बात करूं तो यूएसए के किसान को क्या कहा जाता है, तो यूएसए के किसान को कहा जाता है ब्रीफ केस फार्मर। क्या कहा जाता है, ब्रीफ केस फार्मर। क्योंकि भैया वो लोग तो कभी भी, मैंने आपको बताया सिस्टम इतने ज्यादा मैकेनाइज्ड है, बकायदा सब कुछ हो रहा है वहां पर, सब कुछ हो रहा है, सारी इलेक्ट्रिक मशीनरी लगी हुई है, सारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स है, सब कुछ इलेक्ट्रिक है, पोल्यूशन भी नहीं होता, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में खेती की जाती है बकायदा। ठीक है ना, और भारत का किसान कैसा किसान है, मिट्टी में लोटपोट होने वाला किसान। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, और अगली चीज है एग्रीकल्चर के बाद पॉवर्टी, जिसे कहते हैं गरीबी। ठीक है, अगली चीज है जिसे कहा जाता है पॉवर्टी, गरीबी। पॉवर्टी जिसे आप लोग कहते हैं गरीबी। देखिए गरीबी की जो डेफिनेशन है, गरीब कौन है, किसको गरीब माना जाता है भारत देश में, तो देखो पॉवर्टी जो है भारत में कहते हैं बहुत ज्यादा पैमाने पर वाइड स्प्रेड है, बहुत ज्यादा फैली हुई है। और अगर मिस्टर सी रंगाराजन, एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है भारत के, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, जिन्होंने कहा है कि भारत की जो गरीबी है वो कितने प्रतिशत है, तो उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिसे आप कहते हैं बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है ना, हालांकि सरकारी डेटा 100% सही तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो भारत अब तो ज्यादा ही होगा इससे। ठीक है ना, हाँ, अगर मैं आईएमएफ की बात करूं और वर्ल्ड बैंक की बात करूं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट जारी करी है उसके हिसाब से 24% लोग भारत से गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ठीक है ना, अब पावर्टी लाइन को यहां पर बताया गया, अब भारत में पावर्टी लाइन, गरीबी की जो रेखा है ना, उसे डिसाइड किया गया, और देखते हैं गरीबी रेखा कैसे डिसाइड की जाती है हमारे देश में। तो पावर्टी लाइन, गरीबी जो रेखा है उसे देखते हैं किस तरह। तो दो आधार पर गरीबी को डिफाइन किया गया हमारे देश में, दो आधार पर। एक तो भैया कैलोरीज के हिसाब से, कि एक व्यक्ति एक दिन में कितनी कैलोरी खाता है। ठीक है, आपको जानते ही है, आप कुछ भी खा रहे हैं ना उसमें कैलोरीज होती है, क्या होती है, पानी को छोड़ करके, हर चीज में कैलोरीज है, सिर्फ पानी को छोड़ करके। ठीक है ना, आप कुछ भी पीजिएगा उसमें कैलोरीज जरूर। ठीक है, तो एक तो कैलोरी, कितनी कैलोरी वो दिन में खाता है, इस आधार पर। और दूसरा उसकी आय यानी कि इनकम के आधार पर डिफाइन की गई है, इनकम यानी कि आय के आधार पर गरीबी डिफाइन की गई है, एक तो कैलोरीज इनटेक के आधार पर और दूसरा आय के आधार पर। ठीक है, अब देखो कैलोरीज इनटेक में भी हमारे दो क्षेत्र होते हैं भारत में, आप जानते हैं, एक तो होता है आपका रूरल एरिया जिसे आप कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र, एक होता है आपका ग्रामीण क्षेत्र, और एक होता है आपका नगरीय क्षेत्र जिसे आप अर्बन एरिया कहते हैं। और इनकम में भी दो एरियो के हिसाब से अलग अलग बताई गई है, एक आपका ग्रामीण
और एक आपका शहरी या फिर नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और दिन में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम अगर वो खाता है तो उस व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। या कोई व्यक्ति जो शहर में रहता है और 2100 कैलोरी 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम खाता है तो उसे क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। आप कहेंगे सर ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा क्यों और नगरीय क्षेत्र में कम क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र के अपेक्षा अधिक काम करना पड़ता है लोगों को, फिजिकल काम गांव में ज्यादा होता है। शहरों में तो लोगों के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं लेकिन गांव में संसाधन नहीं होते, और गांव की ज्यादातर पॉपुलेशन सारे काम खुद ही करती है, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा रखा गया। अब ग्रामीण क्षेत्र में अगर इनकम की बात करूं, हालांकि एक मजाक है, ये जो हमारे सरकार ने जो डेटा तैयार किया ना, ये एक मजाक है, मैं आपको रियलिटी बताऊं, ठीक है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, रूरल एरिया की, तो याद रखिएगा रूरल एरिया में अगर कोई व्यक्ति 31 रुपए प्रतिदिन से कम कमाता है तो उसे गरीब माना जाएगा। और शहरी क्षेत्र में अगर कोई 47 रुपए प्रतिदिन से कम कमाए तो उसे क्या माना जाएगा, गरीब माना। अगर मान लीजिए मैं 48 रुपए एक दिन के कमाता हूं, मैं पौंटा साहिब, अब टाउन एरिया है, नगर एरिया पौंटा साहिब, जहां से इस समय मैं आपकी लाइव क्लास ले रहा हूं, तो 48 रुपए मान लीजिए मेरी एक दिन की इनकम है, और मैं महीने का 48 रुपए के हिसाब से 1440 रुपया कमाता हूँ। कितना कमाता हूँ, 1440 रुपया। तो भारतीय सरकार के हिसाब से भैया मैं गरीबी रेखा से ऊपर हूं, समझ रहे हैं। तो ये एक तरह का मजाक है भैया। ये जो डेटा है ना 31 रुपए और 47 रुपए, इस महंगाई के जमाने में भैया आप एक समय का खाना खा करके मुझे दिखा दो इस अमाउंट में, जो भारत सरकार हमारी डेटा दे रही है, मतलब एक तरह का मजाक कर रही है हम लोगों के साथ, ठीक है। चलिए, तो इस डेटा के हिसाब से भैया ये जो भारत सरकार का डेटा है, बड़े शर्म की बात है कि इस तरह की डेफिनेशन वो लोग तैयार करते हैं कि भाई साहब जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी गरीबी नहीं देखी होती। भैया मैं आपको बताऊं, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के एक वाइस चेयरमैन थे जिनका नाम था मोंटेक सिंह आलूवालिया साहब। तो मोंटेक सिंह आलूवालिया साहब ने यह कहा था कि भारत में एक व्यक्ति 10 रुपए में भरपेट खाना खा सकता है। भैया अगर 10 रुपए में भारत में खाना खा सकता है, फिर तो आपको 500 रुपए सैलरी दे दे महीने की और आप भी भरपेट खाना खा सकते हो। क्यों आप लोगों की लाखों रुपए की सैलरी है ना। इस बात को समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर, बड़े शर्म की बात है। और वो मोंटेक सिंह आलूवालिया साहब प्लानिंग कमीशन में भाई साहब अपने वॉशरूम बनाने पर 60 लाख रुपए का खर्चा करते हैं। अगर आप इनकम टैक्स की रिपोर्ट देखें लास्ट फाइनल ईयर की, ठीक है ना, कितने का, 60 करोड़ रुपीस, वो 60 लाख रुपीस, सॉरी 60 लाख रुपए एक वॉशरूम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं भाई साहब। और वो कहते हैं 10 रुपए में इंसान क्या कर सकता है, भरपेट खाना खा सकता है। तो सरकार हमारी इस तरह का मजाक कर रही है भैया हमारे साथ, ठीक है ना। और इस डेफिनेशन के हिसाब से भारत में कितने भैया, 22% लोग क्या है, गरीब है, इस डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है ना। आई होप यहां तक आप सब लोगों को बात समझ आ रही है। अच्छा, अब बात कर ले जरा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। भाई जल्दी बता दें जरा सभी को, यहां तक बात समझ में आ गई भाई, फटाफट सभी लोग आंसर्स करते हैं। चलिए भाई, कम सभी लोग, सुरुचि जी, सुनीता जी, सभी लोग कह रहे हैं क्लियर है, अनामिका जी, चलिए डन, बहुत बढ़िया। चलिए सब लोगों को बात समझ में आ रही है और आई होप मजा भी आ रहा होगा भाई पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की, ठीक है। ये तो भारत सरकार का डेटा है। अब बात करते हैं भैया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक के अनुसार, अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, तो विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, अब जो अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा है, अंतरराष्ट्रीय, भाई अगर हिंदी में कहीं मात्रा मात्रा की गलती हुई ना यार तो एडजस्ट कर लेना, मेरी हिंदी रियलिटी बताऊं तो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ लिखूं अच्छी से अच्छी, तो वही कोई मात्रा वात्रा की प्रॉब्लम होगी तो एडजस्ट कर लेना आप लोग थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी बोल तो मैं रहा ही हूँ,
ठीक है, तो समझ ही जाओगे। चलिए ठीक है, तो विश्व बैंक के अनुसार अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, उसके हिसाब से कहते हैं कि भारत में 29.5% 29.5% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, या फिर 29.5% भारत की आबादी, भारत की आबादी, ठीक है ना, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की आबादी, ठीक है। तो 29.5% भारत की आबादी जो है वो याद रखेगा कि गरीबी रेखा के नीचे रहती है, ठीक है ना, लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो विश्व बैंक के अनुसार अगर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट देखें, देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति, चाहे वो रूरल एरिया में रहता है चाहे वो अर्बन एरिया में रहता है, वहां पर उसकी जो एक दिन की इनकम अगर 1.49 यूएस डॉलर पर प्रतिदिन से कम है, तब जाकर के उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो ये डेटा फिर भी विश्व बैंक के अनुसार थोड़ा सा सही है, इसमें कम से कम व्यक्ति अपना पेट तो भर सकता है 2 समय का, ज्यादा नहीं तो। 1.49 डॉलर का मतलब है लगभग 120 रुपए, कितने, 120 रुपए, लगभग 110 से 120 रुपए, ठीक है। इसमें 79 रुपीज का $1 है, तो $1.5 लगभग 79 और 40, लगभग 120 रुपए के आसपास बनेगा, ठीक है। तो लगभग 120 रुपए प्रतिदिन से कम जिसकी कमाई है उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। तो भारत में इसकी जो वैल्यू है कितनी है, 29.5% लोग हैं जो इस वैल्यू के हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे है, तो आप तो सरकारी रिपोर्ट बताएंगे 22%। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व बैंक के अनुसार भारत में कितनी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो आप बताएंगे 29.5%। और विश्व बैंक अपनी इस हिसाब से चेक करता है इंटरनेशनल, ठीक है ना। मतलब जिस देश में भाई साहब 29.5% पॉपुलेशन, भैया खाली पेट से होती हो, ये बात समझो आप, जिस देश की 29, इस समय भारत की जनसंख्या 2011 के हिसाब से तो भैया कितनी है, 121 करोड़ है, लेकिन वर्तमान में इस समय 137 करोड़ पहुंच चुकी है रियलिटी में। मैं आपको बता दूं रियलिटी में 137 करोड़ है इस समय। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन तो अगर आपसे आबादी पूछी जाए ना कितनी है, तो आपको 121 करोड़ ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बेस हमारा यही चल रहा है सेंसस का फिलहाल। तो अब 2021 में लास्ट तक आ जाएगा नया डेटा, देखते हैं कब तक आ पाता है, ठीक है। तो 137 करोड़ में से भैया 30%, लगभग 35-40 करोड़ के बीच में लोग खाली पेट सोते हैं। उस देश के भैया प्रधानमंत्री दिन में 10 बार कहते हैं कि विकास, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। और पिछले पिछले 5 से 7 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये आंकड़ा बढ़ा है भैया। मनमोहन साहब की सरकार में 4 से लेकर के 14 के बीच में यह आंकड़ा बहुत कम था, यह आंकड़ा 24% पे था। नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में इसमें कम से कम 5 से 6% का इजाफा किया है, समझ रहे हैं इस बात को। और इसे विकास कह रहे हैं तो भैया बहुत अच्छी बात है, अगर ये विकास है तो हमें विकास तो भैया बिल्कुल नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई भैया, ये थी पॉवर्टी, ठीक है, ये थी भारत की पॉवर्टी, गरीबी। अच्छा अब अगली चीज याद रखेगा, भारत में अगर मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, ठीक है, बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसे आप कहते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी। देखो बेरोजगार, पहली बात तो है भारत में किस व्यक्ति को बेरोजगार कहा गया, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे भारत में बेरोजगार कंसीडर किया गया। तो ये ऐसा व्यक्ति, लिखिए जरा डेफिनेशन, ऐसा व्यक्ति, पहली चीज जो क्या हो, एजुकेटेड हो, एजुकेटेड हो यानी कि शिक्षित हो, ठीक है ना, एजुकेटेड हो, शिक्षित हो। दूसरी चीज क्या हो, स्किल्ड हो, स्किल्ड यानी कि योग्य हो। और तीसरी चीज विलिंग टू वर्क, विलिंग टू वर्क, तो कार्य करने की इच्छा रखता हो, कार्य करने की इच्छा रखता हो, ठीक है ना। तो 3 चीजें हैं, शिक्षित होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, और तीसरा कार्य करने की इच्छा रखता हो।
और उसके बावजूद भी यदि उसे कार्य नहीं मिलता, ठीक है ना, यदि उसे कार्य नहीं मिलता, तब उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा, तब उस व्यक्ति को याद रखेगा अनएम्प्लॉयड माना जाएगा, बेरोजगार माना जाएगा। मान लीजिए कोई शिक्षित है, योग्य भी है, अब काम ही नहीं करना चाहता, अपनी मर्जी से घर बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते ना। नौकरी मिल रही है, कर नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते भाई, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो वो शिक्षित हो, योग्य हो और साथ ही साथ काम करने की इच्छा भी रखता हो, तो उसे अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। और अगर मैं बेरोजगारी की दर की बात करूं, भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है, तो इस समय वर्तमान में भारत में बेरोजगारी की दर 7.2% है। कितनी है? 7.2%। हालांकि ये सरकारी डेटा है, 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार थोड़ी कहेगी भैया कि भारत में 15% या 20% लोग बेरोजगार है, इससे ज्यादा ही है भैया, इससे कम से कम 2.5 गुना मान के चलो, ये जो सरकारी डेटा है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर आपको टिक तो यही करना पड़ेगा, जो लास्ट सर्वे हुआ था ना 2021 का, तो उसमें यही डेटा आया था, 7.2% भारत में क्या है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट प्रेजेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत में प्रति व्यक्ति आय, अगली चीज है पर कैपिटा इनकम। अगली चीज आप लोगों ने पढ़नी है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। भारत में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो भारत में कहते हैं प्रति व्यक्ति आय है कितनी, तो 1852 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति पर पर्सन पर ईयर, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, ठीक है ना। तो एवरेज एक व्यक्ति की कमाई 1852 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। और अगर इसे मैं महीने में कैलकुलेट करूं, इसे मैं महीने में कैलकुलेट करूं, तो ये बनती है 9500 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति महीना। तो प्रति व्यक्ति प्रति महीना 9500 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति महीना बने, ठीक है ना, 9500 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति महीना, ठीक है। हालांकि ये इतना खराब डेटा नहीं, हालांकि 9500 रुपए अगर प्रति व्यक्ति प्रति महीना कमाता है, तो 9500 रुपए कोई बहुत खराब डेटा नहीं। लेकिन दिक्कत ये है, दिक्कत एक है कि भारत में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है। मतलब पैसा सब लोगों में समान तो बटा हुआ है नहीं भाई, इन्हीं लोगों में टाटा और अंबानी जैसे लोग भी तो आते हैं भाई, टाटा और अंबानी जैसे लोग भी इन्हीं में आते हैं 9500 रुपए पर मंथ। अब भैया अंबानी साहब, आप जानते हैं अंबानी साहब का बॉम्बे में भारत का सबसे महंगा बंगला है, जिसका नाम है एंटीलिया। और अंबानी साहब की अगर मैं पिछले महीने की रिपोर्ट देख रहा था, उसके हिसाब से उन्होंने भैया 76 लाख रुपए उसका बिजली का बिल भरा है एक महीने का। तो अंबानी साहब जैसे लोग जो एक महीने का बिजली का बिल 76 लाख 76 लाख रुपीज भर सकते हैं, तो वो भी तो इसी 9500 रुपए पर महीने में आते हैं। अब दिक्कत तो ये है ना, भारत में दिक्कत ये है कि भारत में 5% लोग भारत की 95% कमाई अकेले खा जाते हैं, और बचे 95% लोग देश की 5% कमाई पर चलते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। भारत में पैसा सब लोगों में समान बंटावा नहीं है, आय का इसे कहते हैं समान वितरण। जैसे कि आप चाइना जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, लोगों के पास पैसा समान बटा हुआ है। बहुत कम लोग हैं जिनके पास बहुत अमीर है, सब लोग ऑलमोस्ट एक समान। कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर है, बाकी तो सब एक समान है। लेकिन भारत में दिक्कत यह है कि भारत में 5% लोग देश की 95% कमाई अकेले खा जाते हैं, और बचे 95% लोग देश की 5% कमाई पर जीते हैं। अब आप कहेंगे सर इस 5% में कौन आते हैं? भैया इस 5% लोगों में सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, सारे के सारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज आती हैं, सारे के सारे हमारे नेता लोग आते हैं, और बचे बेचारे आप और हम लोग, हम बेचारे इस 95% में आते हैं, जो डेली स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये भारत का प्रति व्यक्ति आय है, जो कि हालांकि इस डेटा के हिसाब से बहुत सही है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होने के ना कारण बहुत बुरी हालत।
ठीक है ना, बहुत ही बुरी हालत। और वहीं अगर मैं बात करूं भैया यूएसए की और भारत का, याद रखेगा प्रति व्यक्ति आय में जो रैंक है, जो स्थान है, वो याद रखेगा 140वां स्थान है 189 कंट्रीज में से। 189 देशों में से 140वें स्थान पर क्या है, तो आपका भारत, ठीक है ना, 189 कंट्रीज में। अब अगर वही मैं यूएसए की बात करूं, अमेरिका की, तो वहां पर एवरेज एक व्यक्ति की आय कितनी है, 55,000 US डॉलर पर पर्सन, प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष। जिसको अगर मैं महीने के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो लगभग 3 लाख रुपए। मतलब अमेरिका में ये सीन है कि वहां जो व्यक्ति एटीएम मशीन के बाहर भी एज अ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, तो वो भी अपने घर भैया 2.5 लाख रुपया महीने का लेता है, समझ रहे हैं। और भारत में क्या लेके जा रहा है भैया, 9500, ठीक है ना, भारत में लेकर के जा रहा है 9500 रुपए पर, ठीक है ना। ये डेटा है भैया 9500, जिसमें अंबानी और टाटा जैसे लोग। अब एक बड़ा ही फेमस कांड हुआ था, मैं आपको बताऊं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी ने एक काम करा, उन्होंने कहा गरीबी वगैरह एक चीज करते हैं, जानते हैं कि क्या है कैसे है। तो उन्होंने कहा यार, बच्चों, सभी स्कूलों के बच्चों को कहा कि आप लोग बच्चे ऐसे लिखो गरीबी के ऊपर। किस चीज के ऊपर ऐसे लिखो, गरीबी के ऊपर। तो जिस लड़की को, 7th स्टैंडर्ड की एक लड़की थी जिसको फर्स्ट प्राइज मिला, और उसने अपनी एस्से में लिखा था कि सर हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे पास एक ड्राइवर भी नहीं, ठीक है, हमारे पास गाड़ी है लेकिन ड्राइवर नहीं है, हमें खुद गाड़ी ड्राइव करनी है। तो मतलब अमेरिका में गरीबी का मतलब क्या है, अमेरिका में गरीबी का मतलब है हमारे पास गाड़ी है लेकिन ड्राइवर नहीं है, ठीक है, किचन है, घर है, लेकिन घर में काम करने वाले लोग नहीं है। और भारत में तो भैया लोगों का बेसिक ही क्लियर नहीं है। मतलब भारत में तो आज भी लड़ाई जो है ना, रोटी कपड़े और मकान की लड़ाई है। आज की डेट में भी कितने सारे लोग रेंट पे रहते हैं, उनके अपने घर भी नहीं है, ठीक है ना। भारत में तो लड़ाई किस चीज की है, बेसिक्स की लड़ाई चल रही है। अभी तक रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर नहीं पहुंच पाए हम लोग। हमारे रोज के रोज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री साहब रोज के रोज घोषणाएं देते हैं, उज्ज्वला योजना के तहत भैया सबको गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। अभी तो मतलब हम रोटी कपड़े की लड़ाई पे लड़ रहे हैं, कब हम रोटी कपड़े से ऊपर आएंगे और इससे आगे की लड़ाई। समझ रहे हैं बात को। जिस दिन हमारा ये बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, रोटी कपड़ा और मकान, उस दिन भारत विकासशील से एक विकसित देश बनता है, ठीक है ना। उस दिन भारत क्या बन जाएगा, विकासशील से एक विकसित देश, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन, ठीक है। हालांकि देखते हैं कितना समय लगेगा उस चीज में, ठीक है। तो ये था पर कैपिटा इनकम भारत। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। देखिए आज पूरी अर्थव्यवस्था तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अर्थव्यवस्था का आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको सब समझ में आ जाए अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की। अगली चीज है हमारा HDI, जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI जिसे कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे कहा जाता है मानव विकास सूचकांक। इसे कहा जाता है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या, तो HDI जो है वो याद रखिएगा एक रिपोर्ट है। क्या है, एक रिपोर्ट है जिसे प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है जिसे कहा जाता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा हर वर्ष क्या किया जाता है, प्रकाशित किया, छापा जाता है, ठीक है ना। तो HDI क्या है, तो HDI एक रिपोर्ट है जिसे हर साल संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा छापा जाता है। UNDP जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा क्या किया जाता है, छापा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब कहते हैं जब से HDI की रिपोर्ट छपने लगी है ना, तब से देशों की असलियत सामने आने लगी है कि कौन सा देश कितना डेवलप्ड है, कितना विकासशील है और कितना विकसित है। अब HDI के हिसाब से किस देश को विकसित माना जाता है, जो 3 पैरामीटर्स पर खरा उतरता हो, जिसके पास याद रखिएगा हाई क्या हो, हाई पर कैपिटा इनकम, हाई
पर कैपिटा इनकम। हिंदी में आप कहेंगे उच्च प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, उच्च प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना। दूसरी चीज, हाई लिटरेसी रेट हो, उच्च साक्षरता दर हो। ठीक है ना। और हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, उच्च जीवन हो। जिस देश में ये तीनों चीजें हाई होंगी उस देश को क्या माना जाएगा भाई? उस देश को डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा। ठीक है ना। उस देश को क्या माना जाएगा? डेवलप्ड कंट्री। उस देश को क्या माना जाएगा भाई? डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा। चलिए अब आगे देखो, भारत में पर कैपिटा इनकम कितनी है भैया? आपको अभी अभी बताया 140वां है, बहुत पीछे हूं। लिटरेसी रेट, पहली बात तो ये है कि हु इज नोन एज लिटरेट इन इंडिया। फटाफट जरा इस बात का जवाब दीजिए कि भारत में किस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए इस बात का। हु इज नोन एज लिटरेट इन इंडिया? भारत में किसे साक्षर माना गया है? भाई इस चीज का जवाब दें एक बार सभी लोग। चलो भाई मैं बताता हूं, चलो फिर किसी का जवाब तो आया नहीं अभी तक। भारत में देखिए साक्षर किस व्यक्ति को माना जाता है? देखिए ऐसा, देखो 8 साल का ऐसा बच्चा, 8 साल का, ठीक है ना, अ चाइल्ड हुज एज इज 8 ईयर्स, 8 ईयर्स, ठीक है ना। ऐसा बच्चा, 8 साल का ऐसा बच्चा जो भारत की संविधान की, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में आप जानते हैं भाषा का प्रावधान, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं में से, 22 रीजनल लैंग्वेजेस है इसमें, क्या है, क्षेत्रीय भाषाओं में किसी भी एक भाषा में अपना नाम लिख ले और पढ़ ले, ऐसे व्यक्ति को भारत में क्या माना जाता है? लिटरेट माना जाता है। तो 8 साल का ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा जो 8वीं, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 क्षेत्रीय भाषाओं में से, आप जानते हैं 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान है, और भारत में भाषा कितनी है? संविधान में तो 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, मूल संविधान में तो 14 थी, बाद में जोड़ी गई थी 8 भाषाएं, तो अभी 22 है। तो 22 में से किसी भी एक भाषा में अपना नाम लिख ले और पढ़ ले, ऐसे व्यक्ति को भारत में क्या माना गया है? लिटरेट माना गया। ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को भारत में क्या माना गया? लिटरेट माना गया। और याद रखिएगा भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखिएगा 74.1%, 74.1% भारत की क्या है? साक्षरता दर है। मतलब भारत में 26% आबादी ऐसी है जो भैया अंगूठा छाप है, जो अपना नाम भी नहीं लिख सकती, इतना जानती, ठीक है, जो अपना नाम भी नहीं लिखना जानती। अच्छा, भारत में एवरेज एक व्यक्ति कितना जीता है? तो याद रखिएगा 63 वर्ष। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है भारत में? तो 63 वर्ष। तो भारत में अगर पूछा जाए एवरेज एक व्यक्ति कितना जीतता है, तो 63 वर्ष जीतता है। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए सबसे अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस देश की, तो वो जापान की है, वहां पे एवरेज एक व्यक्ति 84 साल जीतता है, 84 ईयर्स। हालांकि भारत में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है। अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाएंगे वहां तो लगभग 35 से 40 साल होता है, तो उसके मुकाबले तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, तो जो देश इन 3 पैरामीटर्स में फुलफिल कर रहे होंगे उन्हें विकसित देश माना जाए, विकसित देश। पर कैपिटा इनकम कब बढ़ेगी? जब सरकारी फैक्ट्रियां खुलेगी, कंपनियां खुलेंगी, उद्योग खुलेंगे, तब जाके लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। साक्षरता दर दर कब बढ़ेगी? जब स्कूल्स खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बनेंगे, तब जाके क्या होगा भैया?
तब जाके लिटरेसी रेट बढ़ेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तब बढ़ेगी जब देश में कई सारे एम्स बनेंगे, बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल बनेंगे जहां बहुत अच्छा इलाज होगा, तब जाके लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, सुधरेगी। और इस चीज पे तो हमारी सरकारें काम ही नहीं कर रही भाई। हमारी सरकारें तो काम कर रही हैं भैया, आप जानते ही हैं किन चीजों पर, इलेक्शन पे भैया, है ना। हमारी सरकार काम कर रही है भैया मंदिर पर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मंदिर बन गया, बस अब चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए मंदिर, बाकी तो क्या है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नया विस्ता प्रोजेक्ट, चलो उसका इतना नुकसान नहीं है। अच्छा, अब पूछा जाएगा आपसे कि एचडीआई में भारत का रैंक कितना है। तो एचडीआई में जो भारत का रैंक है, ये जो भारत का स्थान है, वो याद रखेगा, भारत 131वें स्थान पर है 189 कंट्रीज में से। 189 देशों में से 131वें स्थान पर भारत इस समय है एचडीआई में। हालांकि कोविड लॉकडाउन लगने से पहले भारत 129वें स्थान पर था, लेकिन लॉकडाउन के बाद भारत की दशा इतनी ज्यादा खराब हुई, भारत 2 स्थान पीछे। तो भारत इस समय एचडीआई में, तो आपने देखा अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने के मामले में तो हम तीसरे नंबर पे थे, आकार में हम 5वें नंबर पे थे, और भैया अभी विकास में तो हम बहुत पीछे हैं। विकास में तो 131वें पायदान पर आ रहे हैं हम। ठीक है, चलिए भाई, आई होप आपको सारी बातें यहां तक समझ आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली चीज है नेचर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है ना, नेचर ऑफ इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है। ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था का नेचर, भारतीय अर्थव्यवस्था का नेचर कैसा है, नेचर या हिंदी में कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की देखो ऐसा है, विश्व में दो प्रकार के अर्थव्यवस्थाएं हैं देशों में। एक तो है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाजवाद में याद रखेगा कि सभी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं, 3। बस अगले स्टेप में मैं आपको यही करूंगा। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, या फिर सेवा क्षेत्र भी बोल देते हैं तृतीय को, टर्शरी सेक्टर। ठीक है ना। तो देखो समाजवादी में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही क्षेत्र किसके कंट्रोल में होते हैं, सरकार के कंट्रोल में। और पूंजीवाद में क्या होते हैं, वो निजी लोगों के कंट्रोल में होते हैं, प्राइवेटाइज्ड होते हैं मतलब। ठीक है ना। तो भारत याद रखेगा 1947 से लेकर के 1991 तक समाजवादी अर्थव्यवस्था पे रहे, समाजवादी अर्थव्यवस्था पे रहे। लेकिन 1991 में, 1991 में हुआ ये कि देश की संचित निधि में मात्र 110 करोड़ यूएस डॉलर बचे थे, मात्र 15 दिन का खर्चा बचा था। उस समय भैया भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव साहब, और पीवी नरसिम्हा राव साहब ने भैया मनमोहन सिंह को बुलाया भैया, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब जो थे वो इकोनॉमी के बहुत बड़े विद्वान थे, अर्थशास्त्र की उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, डॉक्टर थे। और भैया उन्हें कहा गया कि हमें इस मुसीबत से बचाओ, और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मनमोहन सिंह साहब ने देश को बचा लिया, वरना भाई साहब देश सड़क पर आ। ठीक है ना। तो हमारे मनमोहन सिंह साहब ने उस समय एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया गया, जिसे कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिसे क्या कहा गया, मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित में क्या होता है, समाजवादी और प्लस पूंजीवादी, दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है ना। देखो आज कुछ चीजें हमारे देश में ऐसे हैं जो पूर्णतः सरकारी है, मतलब कुछ वहां समाजवादी भी है और कुछ चीज प्राइवेटाइज हो चुकी है। जैसे रेलवे 2019 तक तो पूरा का पूरा समाजवादी था, सरकार के कंट्रोल में था, लेकिन अब बहुत सारी प्राइवेट ट्रेन भी आ चुकी है। एयर इंडिया बिक चुका है। ठीक है, कुछ समय पहले सिर्फ एक बीएसएनएल होता था, लेकिन अब तो बहुत सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी आ चुकी है। जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे सर कौन सा क्षेत्र है जो पूर्णतः सरकारी है, तो मैं आपको कहता हूं पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्ट ऑफिस आज की डेट में पूर्णतः सरकारी। ठीक है ना। तो कुछ चीजें सरकारी भी है और बहुत सारी चीजों में प्राइवेटाइजेशन भी आ चुका है। ठीक है ना। तो इसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो याद रखेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने अपनाया था 1991 से लेकर के
एट प्रेजेंट, वर्तमान तक हम इसी अर्थव्यवस्था पे चलते हैं और पूंजीवाद हम कभी नहीं रहे यार। तो समाजवादी भारत की अर्थव्यवस्था याद रखेगा 1947 से लेकर के 1991 तक, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की 1991 से लेकर के आज तक, और पूंजीवाद हम लोग कभी नहीं, ठीक है ना, पूंजीवाद हम लोग कभी नहीं रहे। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। तो चलिए नेचर की भी बात होगी। अब अगली चीज आती है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी का भी, मैं देख लेता हूं। सर 8 से 14 एलिमेंट्री एजुकेशन, 6 से 14। भैया जो आप एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह की आप लोग बात कर रहे हैं वो तो भैया आर्टिकल 21 लागू होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन की तो हमने बात ही नहीं की। हमने तो बात करी लिटरेसी, लिटरेट व्यक्ति किसे माना जाता है, तो 8 मिनिमम 8 साल तक का बच्चा होना चाहिए। 8 साल के कम के बच्चे को अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो उसे आप लिटरेट या इलिटरेट में काउंट ही नहीं कर सकते। समझ रहे इस बात को। तो 6 से 14 वाले कंसेप्ट जो है भैया वो आर्टिकल 21A वगैरह का है, वो तो शिक्षा का अधिकार है, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। जो 6 से 14 का है या 8 से 14, इसमें 14 साल तक का कुछ नहीं है भैया, मिनिमम 8 साल का बच्चा होना चाहिए। अगर 8 से 9 साल का हो गया, 8 साल प्लस का हो गया वो बच्चा, तो इस बात को समझना है आपको, अगर 8 साल से प्लस हो गया, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उसे इलिटरेट में काउंट किया जाएगा। उसके 14 साल तक का वेट नहीं किया जाएगा कि वो 14 साल तक पढ़ लिख के बन जाए और उसे लिटरेट में काउंट करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो जब तक उसके बाद रहेगा तो वो इलिटरेट में काउंट होगा, जब तक उसे अपना नाम वगैरह लिखना नहीं आएगा 8 साल के बच्चे को। अब वो 14 साल में सीख ले अपना नाम, 20 साल में सीख ले, 25 साल की उम्र में सीख ले, लिटरेसी एक अलग चीज है भैया। आप तो 6 से 14 तक कहीं और ही पहुंच गए लग रहा है, ठीक है। और जो 6 से 14 की बात कर रहे हैं ना, वो तो शिक्षा का प्रावधान है भाई, शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 21 से मौलिक अधिकारों में करेंगे उसके बारे में भी बात, ठीक है। चलिए आइए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अगली चीज है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखो अर्थव्यवस्था के मैंने आपको अभी भी बताया कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो सबसे पहले तो क्षेत्र की बात करेंगे हम यहाँ पे, क्षेत्र। तो सबसे पहले आता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा कॉलम आपका बनेगा कंसिस्ट ऑफ, किस चीज से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है। फिर आएगा कितनी जनसंख्या इसमें इन्वॉल्व है, कितनी जनसंख्या इन्वॉल्व है, और जीडीपी में कितना शेयर करते हैं, जीडीपी में कितना योगदान है, जीडीपी में कितना योगदान है। तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे पहली चीज तो आता है आपका कृषि, दूसरी चीज आती है वानिकी, जिसे आप कहते हैं ना हॉर्टिकल्चर, फल फूल सब्जी उगाना, इसको कहा जाता है वानिकी। एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर जिसे कहते हैं फल फूल सब्जी उगाना, वानिकी, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर आपका आता है क्या, तो कृषि वानिकी, साथ ही साथ आपका आता है मछली पालन, मछली पालन। तो कृषि वानिकी मछली पालन, ठीक है। और इसमें आता है खनन, खनन माइनिंग वगैरह होती है ना आपकी, खनन माइनिंग वगैरह, ये चीजें आती हैं आपकी किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। किसमें आती है? प्राइमरी सेक्टर में। अब आप कहेंगे सर सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, तो इसमें आता है निर्माण। अच्छा अब है आपका द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज का निर्माण करना, चाहे आप ये मार्कर बना रहे हैं, चाहे पेंसिल बना रहे हैं, चाहे एरोप्लेन बना रहे हैं, पंखा बना रहे हैं, कूलर फ्रिज भैया, रजाई गद्दा, कुछ भी बन रहा है, ये सारा कौन से क्षेत्र में? सेकेंडरी सेक्टर में, निर्माण। इसके बाद आ जाएगा विनिर्माण, रीमैन्युफैक्चरिंग भी होती है बहुत सारी चीजों की, विनिर्माण, ठीक है ना, रीमैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग, रीमैन्युफैक्चरिंग, और साथ ही साथ आपके जल विद्युत, जल विद्युत और गैस, ये 3 चीजें, ये सारी किसमें आती है आपकी? सेकेंडरी क्षेत्र में। किसमें आती है? सेकेंडरी क्षेत्र में। अच्छा हमने प्राथमिक क्षेत्र जो हमारा है, सबसे प्राथमिक क्षेत्र,
हमारी जनसंख्या कितनी इन्वॉल्व है, तो आप जानते हैं इस चीज में हमारी 55% जनसंख्या है। तो देश की जीडीपी में मात्र कितना योगदान करती है, 17% का। सेकेंडरी क्षेत्र में हमारी कितने परसेंट की पॉपुलेशन है, तो याद रखिएगा 25% की पॉपुलेशन। जो जीडीपी में कितना योगदान करती है, 28% का योगदान करती है। और तीसरा आता है सेवा क्षेत्र, तृतीय या फिर टर्शरी सेवा क्षेत्र। तो इसमें आपका भैया इन दोनों चीजों को छोड़ दो, बचा सारा यहां आ जाएगा। जैसे कि आपका टर्शरी में आपके पोर्टल हो गया, ठीक है, पर्यटन हो गया, टूरिज्म, इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस हो गया, कोई भी व्यवसाय, ठीक है ना। अब बीमा क्षेत्र हो गया आपका, बीमा, बैंकिंग, ठीक है ना, बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, साथ के साथ परिवहन हो गया, ठीक है ना, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। इसके अलावा आपका हो गया लोक प्रशासन, ठीक है ना, लोक प्रशासन, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं इस समय, मैं आपको सर्विस ही तो दे रहा हूं ना इस समय, सेवा क्षेत्र में आके। इस समय भाई मैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहा हूं, आप लोगों को सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा हूं ना, क्योंकि मैं कमर्शियल टीचर हूं, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा आपका, सेवा के क्षेत्र में। इसमें कितनी पॉपुलेशन बची, तो 55 और 25 80, मात्र 20% पॉपुलेशन संबंधित है इस तृतीय क्षेत्र से। और देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान यही क्षेत्र करता है। कितना योगदान करता है, 55% का। तो इसीलिए इसे टर्शरी सेक्टर को सबसे अच्छा क्षेत्र माना गया जीडीपी का, जो कि देश की जीडीपी में कितना योगदान करता है, 55% का। और प्राइमरी सेक्टर, देखो प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है वो क्षेत्र जिसकी वजह से सेकेंडरी और टर्शरी चलती है। सारी कंपनियां कब चलेंगी भाई, आशीर्वाद या शक्ति भोग जो आटे की थैलियां बनाते हैं, आटा बेचते हैं पैक्ड, तो वो कब जाकर के बनते हैं, वो कब चलते हैं, जब कृषि गेहूं उगाएगा तभी तो वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसका निर्माण करेंगे अपनी फैक्ट्रियों में, समझ रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में वो चीजें आती हैं जिससे ये चीजें चलती हैं आपकी। लोहा किससे बनता है, खनन से, खदानों से लोहा निकालते हैं, उसके बाद वो फैक्ट्रियों में जाता है, तब जाकर के बनता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के ये 3 क्षेत्र है, ठीक है ना, 3 क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के। अब इसके बाद बस एक लास्ट चीज और बची है आपकी, ठीक है ठीक है, इसके बाद एक लास्ट चीज और बची हुई है इकोनॉमी के, ठीक है, एक चीज और बची है इसमें ओवरव्यू में, और तो इसको हटा देता हूं मैं अभी, ये तो सभी ने लिख लिया होगा। चलो भाई, इसके बाद चलिए, अब अगली चीज है लास्ट चीज, जिसे आप कहते हैं एमएसपी, जिसपे भैया बहुत विवाद चल, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या बोलते हैं इसे, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या बोला जाता है इसे, इसे कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब ये है क्या, इस पर बहुत विवाद था, और आप जानते हैं जैसे कि कृषि आंदोलन अभी 15 तारीख को ही दिसंबर में खत्म हुआ है, कुछ 5-6-7 दिन पहले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल तक ये आंदोलन चलाए रखा, 3 काले कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन चला, और अब जाकर के 1 साल के बाद ये कानून भी वापस लिए नरेंद्र मोदी जी ने। तो सभी चीजों पर 10 मिनट में डिस्कस करते हैं, अभी बाद में और डिटेल डिस्कस करेंगे जब टॉपिक्स में पढ़ेंगे इन चीजों को डिटेल में। तो देखो शुरुआत कहां से हुई और ये है क्या, समझाता हूँ वो सारी चीजें। तो देखो ऐसा है कि 1965 में एक आयोग बनाया गया हमारे देश, एक आयोग बनाया गया जिसे कहा गया एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस कमीशन, जिसे नाम दिया गया एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस कमीशन, ठीक है ना। कमीशन को हिंदी में आयोग कहा जाता है, एग्रीकल्चर को कृषि, प्राइस को मूल्य। अब यार कॉस्ट को क्या कहते हैं मुझे जनरली नहीं पता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका हिंदी भी बता दूंगा क्या है इस आयोग का नाम हिंदी में, फिलहाल तो मुझे नहीं पता, जनरली नहीं पता। तो 1965 में एक आयोग का गठन किया गया, एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस आयोग का गठन किया गया 1965 में,
ठीक है ना। और इसने सिफारिश करी कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। किस आयोग ने? तो कमीशन ने। कौन सा? एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस कमीशन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस कमीशन किस आयोग की सिफारिशों पर लागू किया गया था, तो एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस कमीशन की सिफारिशों पर लागू किया गया था। और इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1966-67, वो वित्तीय वर्ष था। क्या था? वित्तीय वर्ष जिसमें इसे इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। वित्तीय वर्ष मतलब मार्च से लेकर के अप्रैल से लेकर के 1966 मार्च तक चलेगा। ठीक है, जैसे स्कूल वगैरह के होते हैं ना, उनके सेशन होता है अप्रैल से लेकर के मार्च तक, तो वही हिसाब। तो अप्रैल से लेकर के मार्च तक 1966-67 वो वित्तीय वर्ष था जिसमें पहली बार इसे परिचित किया गया। ठीक है ना, और पहली बार देश में लागू किया गया। तो होता क्या है ये क्यों लाया जाता है? पहली बात तो ये देखो, मान लीजिए किसी किसान ने कोई 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 क्या कहते हैं उसे, फसल उगाई, फसल, ठीक है, हाँ फसल उगाई, कोई गेहूं की, गन्ने की, ठीक है, मक्की की, कपास की, किसी भी चीज की फसल उगाई। अब क्या हुआ? या तो भैया बहुत ज्यादा बारिश होगी, खराब होगी, या फिर बारिश हुई नहीं, सूखे पड़ने की वजह से भैया खराब होगी। ठीक है ना, तो 2 4 5 6 कंडीशन है जिसमें वो फसल खराब हो सकती है। तो उस कंडीशन में भैया किसान क्या करेगा? किसान के पास तो साल भर खाने के पैसे है नहीं, वो तो बेचारा अपनी फसल पर डिपेंडेंट है। तो उसके लिए तो एक ही चीज है कि भैया मिट्टी का तोल लो, छिड़को और चल दो भैया। अब सरकार का कहना है, जब किसानों ने बहुत ज्यादा उन्हें अपने क्या करना शुरू कर दिया, सुसाइड करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद सरकार को लगाया ठीक नहीं है, हमें किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने 1965 में, जैसे कि आप देख रहे हैं, कमीशन स्थापित किया। फिर 67 में ये स्टार्ट किया गया। तो एमएसपी एक, सरकार ने क्या कर दिया, किसी भी फसल का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य रख दिया और कहा कि अगर आपकी फसल किसी भी वजह से, किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से, मतलब पुअर मानसून की वजह से, मानसून नहीं आया, खराब रहा मानसून, ठीक है ना, खराब आया मानसून, या फिर आपका ओवर प्रोडक्शन हो गया। कई बार क्या होता है, ज्यादा उत्पादन की वजह से, ओवर प्रोडक्शन, ज्यादा उत्पादन की वजह से भी फसल खरीदता नहीं कोई मार्केट में। तो सरकार ने कहा है कभी किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से अगर आपकी फसल ज्यादा उग जाए, कोई लेने वाला ना हो, या फिर आपकी खराब हो जाए, तो आपके पास जो भी कूड़ा करकट है वो भैया हमें दे जाओ। उन्होंने उस चीज का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य रख दिया। मान लो गेहूं 1,000 रुपए क्विंटल है। अब मुझे पता नहीं जनरली गेहूं का क्या दाम है, मैं एक आपसे एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ। मान लीजिए गेहूं 1,000 रुपए क्विंटल है, तो सरकार ने कहा भैया देखो 1,000 रुपए का रेट तो हम नहीं दे सकते, अगर आपके पास खराबी पड़ी, आपकी खराबी होनी है, आपको तो नालियों में बहानी है, तो काम करो, ऐसा ना हो आपकी वेस्ट हो, खराब हो, इससे अच्छा है आप हमें दे दो। हम, उन्होंने एक मान लो 300 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य रख दिया उसका, कि भैया 300 या 400 रुपए देंगे, लेकिन गारंटीड देंगे। तो कभी भी आपकी फसल ज्यादा उत्पादन हो जाए, भाई मंडी वाले आपसे ना खरीद रहे हो, तो आप एक काम कीजिए, जो भी कूड़ा करकट या खराब हो गई फसल आपकी बाढ़ में, किसी भी चीज में, तो आप हमें दे दीजिए, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आप हमें दे दीजिए उसे, ठीक है ना। तो ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो किसी भी चीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य रख दिया गया। अब याद रखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य टोटल 25 कमोडिटीज, 25 कमोडिटीज का मतलब है, कमोडिटीज का मतलब होता है 25 वस्तुएं पर दिया जाता है, जैसे चावल, ज्वार, मक्का, धान, ठीक है ना, कपास, इस तरह से करके गेहूं। तो ये ऐसे 25 कमोडिटीज को, गन्ना शामिल किया गया इसमें, ठीक है ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी टोटल फसलें हैं? 25 फसलें हैं टोटल, ठीक है ना। और याद रखिएगा, साल में 2 बार एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया जाता है आज की डेट में। कितनी बार? 2 बार। एक बार राबी सीजन के अंत में, और एक बार रबी सीजन के अंत में, और एक बार खरीफ सीजन के अंत में। तो साल में 2 बार इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, याद रखिएगा, एक बार खरीफ सीजन के अंत में और एक बार रबी सीजन के अंत में। तो ये था आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें बहुत समय तक विवाद भी चलता रहा, और फाइनली अब सरकार ने गारंटी दे दिया। अभी इस समय देश में, मैं आपको बता दूं, जितने किसान है मात्र 5 से 6% की एमएसपी पर खरीद हो रही है पूरे देश में। और इसी के लिए राकेश टिकैत साहब, जो आंदोलनकारियों के नेता थे, वो लगातार डटे हुए थे कि हमें एमएसपी की गारंटी दो, हमें एमएसपी की गारंटी दो। हालांकि जो 3 कृषि कानून आए थे, जिन पर पूरे 1 साल से विवाद चला, इतना बड़ा देश में आंदोलन चला, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि वो 3 कानून क्या थे और वो किस तरह से, उनके कुछ फायदे भी थे, उनके कुछ नुकसान भी थे।
तो फायदों की भी और नुकसान की भी सारी चीजों की बात करेंगे आगे डिटेल। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। तो उम्मीद करता हूं भाई कि आज की क्लास से आपको इकोनॉमी तो पूरी नहीं समझ में आई होगी, लेकिन आपको इकोनॉमी का एक ओवरव्यू मिला होगा और बहुत अच्छा ओवरव्यू मिला होगा कि कैसी है हमारी अर्थव्यवस्था। तो सभी लोग बताएं भाई, सभी को समझ आई सारी चीजें और पसंद आई आज की क्लास? तो आगे भी सारी चीजें ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग बस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अर्थव्यवस्था जिन्होंने पहली बार पढ़ी है उन्हें समझ में जरूर आई होगी आज। बट वेरी लेंथी। बेटा ऐसा है ना, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। अब टीजीटी की नौकरी करनी है भैया, लेंथी तो कुछ भी नहीं है बेटा, लेंथी कुछ भी नहीं है, आज बता दूंगा आपको। और इससे आसान तो मैं आपको कह रहा कोई समझा भी नहीं पाएगा। मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा, जो शब्द आपको समझ में आएंगे उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। किताब में लिखे हुए इतने मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो आपके दिमाग में ही ना जाए। ठीक है ना, करने को तो कर सकता हूँ, ठीक है ना। फिर कुछ समझ में नहीं आएगा तो उस चीज का क्या फायदा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पूरी अर्थव्यवस्था आपके दिमाग में बिठा दूं। ठीक है, और मजा भी आएगा पढ़ने में तभी जब आएगा कुछ दिमाग में। ठीक है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का भाई डेमो खत्म इकोनॉमी का, कल को कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। सर आई मीन अच्छा था सर, बट मैंने नहीं पढ़ा था। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। कुछ चीजें तो बस आपने ये नहीं सोचना है कि हमें समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी। आपने हमेशा यही करना है कि यार हमें दो पेपर क्रैक करना है। और पेपर मैं आपको बता दूं बिना इकोनॉमिक्स के क्रैक नहीं हो सकता, ये चीज आपको आज बता देता हूँ बेटा मैं। ठीक है, बिना अर्थव्यवस्था पढ़े अगर आप सोच रहे हैं टीजीटी आर्ट्स कमीशन, बहुत मुश्किल काम है। 25 क्वेश्चन मायने रखते हैं भैया एग्जाम में, इतना मैं आपको बता दूं। इसलिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि 25 क्वेश्चन ये सेक्शन डी, 25 क्वेश्चन, जिसमें से आधे आपके लगभग 12 से 13 क्वेश्चन इकोनॉमी के आएंगे पढ़ाए गए, 12 से 13 बिजनेस अकाउंट के आएंगे। यार ये वाला सेक्शन तो कोई भी डील नहीं कर सकता आपसे आज की डेट में, मैं आपको बता दूं। बिजनेस अकाउंट का तो बहुत मुश्किल सेक्शन है और किसी किताब में जनरली दिया भी नहीं गया है। और हम एचएस यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं ना, उसमें भी हमें नहीं पढ़ना होता बिजनेस अकाउंट, सिर्फ यही पढ़ना पड़ रहा है। तो कम से कम हम ये जो 12-13 नंबर का सेक्शन है इसमें तो कम से कम 10 नंबर लेकर आए। अगर हम इसमें भी 12-13 में से 10 नंबर ना ला पाए, क्योंकि बिजनेस और अकाउंट वाले सेक्शन में तो हमारे नंबर वैसे ही नहीं आने। एक दो क्वेश्चन में तुक्का लग गया तो लग गया। हाँ, कॉमर्स वाले ले लेंगे उसमें नंबर, जिन्होंने प्लस वन प्लस टू कॉमर्स बैकग्राउंड से की है, जिनको अकाउंट वगैरह की बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक है, तो आपको तो इकोनॉमी वाले सेक्शन पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना पड़ेगा, जिससे आप 13 में से कम 10 नंबर तो ले, ताकि 25 में से आपका 10 ये और एक दो नंबर अगर गलती से तुक्के लग गए तो 11-12 नंबर तो आप लोग अचीव करें इस सेक्शन में, आधा तो कम से कम, तभी जाके पेपर क्रैक होंगे। ठीक है, अगर इस सेक्शन को छोड़ दिया तो समझ लो बहुत चांसेस कम हो जाते हैं फिर पेपर क्रैक होने के भी, मैं आपको रियलिटी बता दूं। ठीक है, और बहुत वाइड सिलेबस है टीजीटी आर्ट्स का। ठीक है, तो आज की क्लास भाई यहीं तक थी। अब मैं आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो ले लेता हूँ, बाकी कोर्स वगैरह के बारे में मैं आपको सभी कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, सभी लोगों को सर हमें बस आपका सपोर्ट चाहिए। हाँ बेटा, मेरा पूरा सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा आपको, कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको पर्सनली हर चीज के लिए बताऊंगा, हर चीज के लिए आप कभी भी, ठीक है ना, आप कभी भी, ऐसा नहीं है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको उसके बाद भी कभी भी जरूरत पड़ी तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं मुझे। ठीक है ना, और ऐसा मत करना यार, कई बार मैं भी बिजी होता हूँ, कॉल करो मैं उठाऊं ना, बुरा मान जाओ, तो ये सब मत करना। ठीक है, दोबारा कर लेना यार, उठा लूंगा कभी ना कभी तो उठाऊंगा, 2-3 बार करोगे। ठीक है, कई बार बिजी होता हूँ, ऑफलाइन लेक्चर्स, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से, कल 3 बजे इसी समय। ठीक है ना, कोई डाउट तो आप लोगों का है नहीं, बाकी सपोर्ट पूरा रहेगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक है ना, बस इतना कहता हूँ, आप लोग कॉपरेट करना, सिलेक्शन मैं दिलवाऊंगा आपको, गारंटेडली दिलवाऊंगा अगर आप लोग कॉपरेट करेंगे पूरा। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद आप सभी को। इट वॉज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल।